बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास MTS 202 का लेक्चर नंबर 18 है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में हमने क्या पढ़ना है कि फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से थे। वन टू वन फंक्शंस थे, ऑन टू फंक्शन था, बाइजेक्टिव फंक्शन था। तो ये हमने इन फंक्शंस की कंपोजिशन पढ़नी है कि क्या अगर वो फंक्शन हमारे पास वन टू वन या ऑन टू हैं तो हमारे पास क्या उनकी कंपोजिशन भी वन टू वन या ऑन टू फंक्शंस की होती है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास वन टू वन फंक्शन आया हुआ था जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखना कि क्या हमारे पास जो वन टू वन फंक्शन है उसकी कंपोजिशन भी हमारे पास वन टू वन होती है या नहीं। ठीक है, हमारे पास याद हो आपको जो कंपोजिशन है वो हमारे पास तीन सेट्स के दरमियान में होती थी, एक्स वाई और जी। पहली बात तो ये कि अगर किसी को लेक्चर नंबर 17 की समझ नहीं आई तो वो जाए और दोबारा लेक्चर नंबर 17, क्योंकि लेक्चर नंबर 18 के लिए आपके पास लेक्चर नंबर 17 पर ग्रिप होना ज़रूरी है। देन ही आप लेक्चर नंबर 18 अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो जो कंपोजिशन हमारी एक्स और वाई के दरमियान होती थी हम उसको एफ कहते थे, ऐसे था। और जो वाई और जी के दरमियान होती थी हम उसको जी कहते थे। अब हमने सेम एज इट इसको पकड़ना है और वन टू वन के ही तौर तरीकों से करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वन टू वन के लिए हमारे पास कौन सी दो इक्वेशंस होती थी वो ज़रूरी होती थी। वो ये वाली इक्वेशंस होती थी, मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर कि वन टू वन फंक्शन हमारे पास तब वन टू वन फंक्शन होता था जब हमारे पास फंक्शन आपस में बराबर हों, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हों। ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेना। मैं पता नहीं कितनी बार ये इक्वेशंस जो हैं वो दोहरा चुकी हूँ, तो अब तक तो आपको वो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पेपर में इसके अबाउट MCQs तो लाजमी आता होता है कि वन टू वन के लिए कौन सी इक्वेशन जो है वो होल्ड करती है, तो आपने याद रखना है इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो वन टू वन के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, या ये होल्ड करेगी या ये होल्ड करेगी, देन हमारे पास वन टू वन फंक्शन होगा। ओके, अब हम इसके कंपोजिशन की तरफ आते हैं। कंपोजिशन की तरफ आते हैं, हमारे पास f(x1) जो फंक्शन x1 है वो फंक्शन x2 के बराबर है। अब हमने कंपोजिशन करना ना, तो कंपोजिशन तो हम g ऑफ f(x) के मोड में करते थे ना, f ऑफ gx के मोड में करते होते थे। तो यहाँ पर हमने g ऑफ f(x) लिया है, यहाँ पर भी g ऑफ f(x) लिया गया, तो मैंने यहाँ पर भी g ऑफ f(x) ही ले लिया है। तो g ऑफ f(x) जो है वो मैंने यहाँ पर 1 कह दिया क्योंकि यहाँ पर x1 था। यहाँ पर मैंने g ऑफ f(x) x2 कह दिया क्योंकि यहाँ पर x2 था। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे ना, 1 आता है यहाँ पर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे ना। ओके, अब मैंने ये इस g को ना, ये जो g है इसको f के बराबर कह दिया, और ये जो f(x1) है ना इसको मैंने x1 के बराबर कह दिया। तो ये f(x1) बन गया ना, f(x1). इसी तरह मैंने इस g को f के बराबर कह दिया और f(x2) को मैंने x2 के बराबर कह दिया। तो ये f(x2) हमारे पास ये आपस में बराबर आ गए हैं जी। ओके, उसके बाद हमारे पास जो फंक्शंस आपस में बराबर हैं, f इज़ 1 to 1, सो हमारे पास x1 और x2 भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, g ऑफ f(x) हमारे पास क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑन टू फंक्शन आ जाता है। ये मैंने ऑन टू का जो थ्योरम है मैंने यहाँ लिख दिया है। ऑन टू थ्योरम हमें क्या कहता है कि जब हमारे पास x और y हमारे पास फंक्शंस हैं, y और z हमारे पास फंक्शन है, इनके दरमियान की कंपोजिशन ऑन टू फंक्शन की ऑन टू होती है या नहीं, हमें ये बताना थ्योरम में। ठीक है, ओके, अगर हमारे पास सपोज हमने कर लिया है कि फंक्शन f(x), मतलब कि हम क्या करते होते थे कि फंक्शन जो हमारे पास होता था, यहाँ पर आते हैं, x से y का, y से z का जो फंक्शन होता था तो हम उसको f कहते होते थे ना। तो x का मतलब क्या है, x से y को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, और y से z को हम क्या कहते हैं, g। ठीक है, g का नेम दे दिया, y से z का नेम हमने क्या कह दिया है, ये g फंक्शन है। वी मस्ट श्योर डैट g ऑफ f(x) जो है हमारे पास x to z, अब यहाँ पर अब डायरेक्ट जो है x से z जो है हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको g ऑफ f कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। f ऑफ g तब कहेंगे जब हमारे पास z से x की तरफ होगा।
ठीक है, जी ऑफ एफ हम इसी तरह से ले रहे हैं क्योंकि हमने एक्स से लेके जाना है, तो जी ऑफ एफ हम इस तरह से इसलिए पुट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके 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 ओके। देन हमारे पास क्या कह रहा है कि इधर से रुक जाए, अभी हम इस चीज कंसेप्ट को समझते हैं कि जब हमारे पास x से y की जब हम कंपोजिशन करते होते थे, x से y की कंपोजिशन करते थे तो हम उसको f कहते होते थे और उसमें हम x की वैल्यू को पुट करते होते थे, तो इस तरह हम x लिखते होते कि f(x) फंक्शन को हमने f का नेम दिया ना, इस फंक्शन में हमने x की वैल्यू को पुट किया तो हमने f(x) लिख दिया और f(x) हमारे पास किसके बराबर आ रहा था, y के बराबर आ रहा था। अच्छा, अब y से z के दरमियान की कंपोजिशन को हम g कहते होते थे, फंक्शन को हम क्या कहते होते थे, y और सेट के y सेट और z सेट के दरमियान के फंक्शन को हम g कहते थे। अब g के अंदर y की वैल्यू पुट हुई है ना, तो हम उसको क्या कहते होते थे, gy हमारे पास किसके बराबर है, z के बराबर है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते थे। ये आपने खुद सपोज करना है, खुद याद करना है, आपको सोल्यूशन में क्वेश्चन में नहीं बताया गया इस अबाउट, तो हमारा आंसर ही सोल्यूशन जो है वो इसी अबाउट है। ठीक है, कि f(x) जो है वो हमारे पास y के बराबर है और gy जो है वो हमारे पास z के बराबर है। और कंपोजिशन किस तरह से निकालते होते हैं, एज वी नो डैट कंपोजिशन जो है वो हम इस तरह से निकालते होते हैं और इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास g ऑफ f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर आ जाओ, ये मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, f(x) हमारे पास y के बराबर है और gx हमारे पास z के बराबर है। तो जो हमारे पास g ऑफ f(x) है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास, y, तो मैंने यहाँ y लिख दिया और जबकि जो हमें पता है कि gy हमारे पास किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर z लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो गया है। Hence there exists an element x in x such that जो हमारे पास gy वो है z के बराबर, तो x हमारा x goes to z हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन आ जाता है। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन जो r से r तक जाए उसको हम, इस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, हमने बस अच्छी तरह से याद रखना है। और एक फंक्शन है जो हमारे पास r पॉजिटिव से r तक जा रहा है, वो डिफाइन करता है, डिफाइंड बाय f(x) जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो log x के बराबर है। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास r प्लस से लेकर r तक की जो वैल्यूज हैं वहाँ पर f(x) की वैल्यू जो है वो हमारे पास log x आएगी, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर यहाँ डिफाइन नहीं होता, क्योंकि log में हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं डिफाइंड होता और इसकी जो डोमेन है वो कोई सा पॉजिटिव नंबर है, लेकिन जो रेंज है वो उसके 0 से आगे 100 है, 0 1 2 3। उसके बाद आपने दूसरा याद रखना पॉइंट कि g हमारे पास एक फंक्शन है r से r का, तो उसको डिफाइन किया जाता है g ऑफ x, मतलब g x है और हमारे पास यहाँ पर वो बराबर है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, e x की फॉर्म में। ठीक है, e x, यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा, कोई भी चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ ई एक्स ही आएगी, एक्सपोनेंट की फॉर्म आएगी। इज आर रियल वैल्यूड फंक्शन और आर रियल वेरिएबल। आगे हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस। हमने कुछ फंक्शंस के ऑपरेशंस पढ़ने हैं। ऑपरेशंस किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं फंक्शंस के। लाइन वाइज सबको पढ़ते हैं कि सम ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। हमारे पास फंक्शन है एफ और जी, हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी सेम डोमेन है एक्स, तो एफ जो है वो हमारे पास एक्स से आर होगा और जी हमारे पास एक्स से आर होगा, क्योंकि डोमेन जो है वो सेम है। ओके, हमारे पास जो सम ऑफ द फंक्शन होता है हम उसको एफ प्लस जी से डिनोट करते हैं और वो किस तरह से लिखा जाता है, एफ प्लस जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है वो यहाँ पर मैंने सारी सॉल्व की हुई है, देख लेते हैं यहाँ पर अब कि हमारे पास सम ऑफ द फंक्शन को हम f प्लस जी से लिखते हैं और फिर उसके बाद ये हमारे पास बराबर होता है f प्लस जी एक्स के। ठीक है, f प्लस जी एक्स के, और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास एफ एक्स जो है देखिए जाए यहाँ पर, तो इसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और जी एक्स जो है वो हमारे पास एक्स प्लस 2 के बराबर है। एफ एक्स लिख लिया, फिर प्लस का निशान लगाया और फिर उसके बाद हमारे पास x प्लस 2 आ गया, ब्रैकेट्स खोलें तो हमारे पास ये आ गया, सिंपल सा था। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस। तो डिफरेंस ऑफ द फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, f माइनस जी से। f माइनस जी एक्स हमारे पास f x माइनस जी एक्स के बराबर होता है।
हमारे पास एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, दोनों के दरमियान माइनस का निशान लगाया, जब ब्रैकेट खुलती है तो अंदर के निशान चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया और मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस आ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि किसी भी दो प्रोडक्ट्स किसी भी दो सेट्स की या दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन, तो उसको हम डॉट से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एफ ऑफ जी हमारे पास इसके बराबर है एफ डॉट जी एक्स, जो है हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, एफ डॉट जी एक्स इस तरह से लिखा जाएगा कि एफ एक्स डॉट जी एक्स आ जाएगा। एफ एक्स हमारे पास ये है और जी एक्स हमारे पास ये है। एक्स स्क्वायर प्लस वन को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस टू से, तो जब एक्स टू एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब आ गया, फिर एक्स टू जो है वो टू से मल्टीप्लाई हुआ तो टू एक्स स्क्वायर आ गया, और फिर वन को जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया, और जब वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टू आ गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वोशंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्वोशंट ऑफ फंक्शन आ जाता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा सॉल्व नहीं की हुई, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि f डिवाइडेड बाई जी से सॉल्व करते हैं, f ओवर जी एक्स हम इसे डिनोट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और एफ एक्स ओवर जी एक्स इस तरह से लिखते हैं डिवाइड फॉर्म में, सिंपल सा है कि एफ एक्स ओवर जी एक्स क्वोशंट के फॉर्म में, और फिर हमने एफ एक्स लिख लिया, फिर जे एक्स लिख लिया, और फिर एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू और जे एक्स की जगह जे एक्स की वैल्यू। नोट डाउन दैट कि जो जी एक्स है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो। ठीक है, एग्जाम्पल में ये रहा। विच डिफाइंस द क्वोशंट ऑफ इक्वल्स, हमारे पास जो एफ ओवर जी है वो एक्स फंक्शन आर है, एक्स क्लोज टू आर। ओके, आगे हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि सी डॉट एफ एक्स जो है वो सी डॉट एफ एक्स इक्वल होता है सी डॉट एफ एक्स के इनकी मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास सी डॉट एफ एक्स को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये अपने याद रखना है कि सी डॉट एफ इंटू एक्स को जब लिखते हैं इन सी डॉट ब्रैकेट में है और फिर जब हम खोल के लिखते हैं तो इस तरह से। ओके, उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एफ एक्स कहा गया और ये जी एक्स कहा गया और कहा है कि ये निकालें, इसका हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 3f को हमने x के साथ ज्वाइन कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरह 2gx से हमारे पास gx बन जाता है, इससे fx बन जाता है। fx की जगह fx का फंक्शन पुट करना है, gx की जगह gx का फंक्शन पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड देन माइनस करना है, माइनस किया और मल्टीप्लाई 2 टू द 4 होता है। ठीक है, 2 टू द 4, और जब माइनस खोला तो हमारे पास क्या आ गया, अंदर माइनस आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर प्लस ये हमारे पास -1 होता है। तो ये हमारे पास इसके क्या आ गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम देखें कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f और एक फंक्शन g रियल वैल्यू टू रियल वैल्यूड ऑन टू फंक्शंस हैं, ऑन टू फंक्शंस से पहले तो हमारे पास 1 to 1 भी था, ये रहा 1 to 1। कि अगर हमारे पास एक फंक्शन रियल वैल्यू टू रियल वैल्यूड है और जी है एक फंक्शन रियल वैल्यू टू रियल वैल्यूड, दोनों 1 to 1 है, तो क्या उनकी कंपोजिशन 1 to 1 होगी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि 1 to 1 होने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता था 1 to 1 का क्या कंडीशंस होती थी कि एफ एक्स जो है वो एफ एक्स टू के बराबर होना चाहिए, और जो एक्स उनकी इमेज भी हमारे पास आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर इमेज बराबर नहीं है तो फंक्शन भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सोल्यूशन है इस एक्सरसाइज का। क्या हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है रियल वैल्यू टू रियल वैल्यूड, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ भी है और जी भी, हमने है जी नहीं लिखा, तो एफ प्लस जी हमारे पास 1 to 1 है कि नहीं। एज वी नो डैट कि हमारे पास ये दो कंडीशंस होती हैं जो हम 1 to 1 जब कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको अपने सामने रखते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको याद हो गई होगी अच्छी तरह से। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है क्या, या तो एफ फंक्शंस बराबर हों तो इमेज भी बराबर हो, कि फंक्शंस नहीं बराबर तो इमेज भी नहीं बराबर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमने फंक्शंस को आपस में बराबर रख दिया। अब तो हम यहाँ पर कंपोजिशन कर रहे हैं ना, तो कंपोजिशन में एफ और जी कंपोजिशन होती है ना, कंपोजिशन हमारे पास किसके दरमियान होती है, तीन सेट्स के दरमियान होती है।
तो जो पहले दो सेट्स के दरमियान होती है हम उनको एफ कहते हैं, और जो दूसरे दो सेट्स के दरमियान होती है हम उसको जी कहते हैं। तो पहले सेट के दरमियान कंपोजिशन को एफ कह दिया, ठीक है। एक्स टू एस मतलब रियल वैल्यू टू रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक्स वाई जी सॉरी। और जो दो लास्ट टू वाले सेट्स किया तो उसको हमने जी फंक्शन का नेम दे दिया कंपोजिशन। तो हमने कह दिया कि ये जो एफ एक्स है और जी एक्स जो है वो आपस में दोनों ही क्या है, बराबर हैं, ठीक है। ओके मैंने यहाँ पर एफ एक्स को हमने यहाँ पर एफ एक्स को एक्स के बराबर कह दिया और जी एक्स को माइनस एक्स के बराबर कह दिया। अच्छा यहाँ पर तो एक्स क्या हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर अगर एफ एक्स की वैल्यू को 1 ले लेती हूँ और जी एक्स की वैल्यू को -1 ले लेती हूँ, तो क्या हमारे पास इसका आंसर जो है वो एफ एक्स के बराबर आता है, क्योंकि यही है ना कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या इनकी एडिशन जो हमने एडिशन के लिहाज से देखना था, एफ प्लस जी यहाँ पर कहा गया है। तो एफ प्लस जी एक्स हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू को लिखा, एफ एक्स की वैल्यू को लिखा प्लस जी एक्स की वैल्यू को लिख दिया, तो क्या आता है 1, कट होके हमारे पास क्या आ जाता है आंसर 0। इसी तरह यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया 0। 0 जो है वो इक्वल नहीं है एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स के बराबर नहीं है, नहीं है ना एफ एक्स के बराबर। एफ एक्स तो हमारे पास 1 था, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 to 1 है। हमारे पास कौन सी कंडीशन लाई कर रही है, ये वाली कंडीशन लाई कर रही है, ठीक है। एफ एक्स जो है वो एफ एक्स टू के बराबर नहीं है, मतलब कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर नहीं है, तो हमारे पास उनके एक्स भी बराबर नहीं है, ओके। आगे हमारे पास ऑन टू का एग्जांपल आ जाती है। अब हमने ऑन टू फंक्शन देखना है कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ और जी, ठीक है, रियल वैल्यू टू रियल वैल्यूड हैं, बोथ हमारे पास ऑन टू हैं, तो हमारे पास उसका एफ प्लस जी भी है, हमारे पास ऑन टू होना चाहिए। एडिशन के लिहाज से हमने देखना है ना, तो एडिशन के लिहाज से हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स हमने 1 ले लिया, एफ एक्स हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, और जो जी एक्स है वो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 3। तो याद होगा आपको कि हमारे पास ऑन टू की कंडीशन क्या होती थी कि एफ एक्स जो है वो वाई के बराबर, इसका मतलब कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसकी कंडीशन ट्रू होती है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, जबकि आंसर क्या आ गया 5। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एफ एक्स जो है वो तो जी एक्स के बराबर आ ही नहीं रहा। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एफ एक्स जो है वो एक्स है, जी एक्स जो है वो माइनस एक्स है। एफ एक्स में जब हमने जी एक्स को प्लस किया तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। 0 जो है हमारे पास है ही नहीं, 0 जो है वो बराबर ही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 जो है वो हमारे पास है ही नहीं है जी एक्स, तो हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर एक फंक्शन है रियल वैल्यूड, एक फंक्शन है, ठीक है। ये हमने कांस्टेंट फंक्शंस करने हैं जो हम पीछे करके जैसे हम क्वोशंट करके आए थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कि क्या अगर हमारे पास फंक्शन 1 to 1 है तो क्या हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास 1 to 1 है। अगर हमारे पास फंक्शन ऑन टू है तो क्या उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास ऑन टू है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है 1 to r to r मतलब रियल वैल्यू टू रियल वैल्यूड है। अगर हमारे पास फंक्शन 1 to 1 है तो क्या उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास 1 to 1 होगी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह से होती थी ना कि सी डॉट एफ x1 इस तरह से होती होती थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, एफ एक्स वन जो है वो x2 के बराबर है। सी से आपस में कट हो जाता है, जो एफ एक्स वन है वो एफ एक्स टू के बराबर आ गया, तो इसकी इमेज भी हमारे पास x1 और x2 हो जाती है, मतलब x1 जो है वो बराबर हो जाता है x2 के। तो हमारे पास जो है वो C1 अगर हमारे पास, ये नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है कि अगर हमारे पास फंक्शन बराबर है तो उसकी इमेज भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है हमारे पास 1 to 1 है। उनके 1 to 1 में यही होता था कि अगर हमारे पास फंक्शन बराबर है तो उसकी इमेज भी बराबर होगी, तो उनके x1 और x2 भी आपस में बराबर होंगे। आगे हमने देखना कि क्या फंक्शन ऑन टू है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है रियल वैल्यू टू रियल वैल्यूड, तो हमारे पास उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने y के बराबर लिख देनी है। अभी जो c है वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो एफ एक्स जो है वो y ओवर c के बराबर रहता है। शर्त ये है कि जो c है वो हमारे पास 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, एक एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है
0x, ठीक है, जो कि हमारे पास x टू r है, x टू रियल वैल्यूड है, विच इज डिफाइंड एज कि जो हमारे पास 0x और x है ना, वो हमारे पास 0 के बराबर होता है, ठीक है। इस कॉल्ड जीरो फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो फंक्शन। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जीरो फंक्शन कौन सा होता है, तो जीरो फंक्शन आपने याद रखना ये वाला 0x, x जो है वो हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास क्या है, जीरो फंक्शन है। ओके, प्रूफ डैट, हमने प्रूफ करना है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है, क्या ये हमारे पास x के बराबर है, क्या ये हमारे पास 0x के बराबर है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, पेंट में देखते हैं कि हमारे पास ये दो कंडीशन है, हमने इनको प्रूफ करना है। एफ एक्स 0x को जब हमने खोल के देखा तो एफ एक्स प्लस 0x आ गया, तो 0x हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और आंसर क्या आया, एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास f के बराबर आ गया। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या थी कि f डॉट 0x जो है वो हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 0x के बराबर होना चाहिए। f डॉट 0x इंटू एक्स, f इंटू एक्स 0x इंटू एक्स। अब हमें पता है कि 0x इंटू एक्स हमारे पास 0 के बराबर होता है, जो कि 0 आ गया। अब क्या है यहाँ पर कि हमारे पास 0x 0 के बराबर होता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा फंक्शन है वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो ये क्या कंडीशन ट्रू हुई, ये हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है, हमने प्रूव कर ली है। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है, गिवन अ सेट एस, कि हमारे पास एक सेट एस है एंड अ सबसेट ए और उसका सबसेट है ए। अब ए के फंक्शन में जो खसूसियात हैं उसको हमने ए एक्स से डिनोट कर दिया, मतलब कि ए में से हमने एक और सेट निकाला है एस ए, ठीक है। एस एक सेट है, उसमें से ए सेट निकला और ए में से ए एक्स का सेट निकला, मतलब काई एक्स, मतलब ये काई है, ठीक है, ये काई है, ये निशान काई का, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट निकला एक्स में से, और एक्स किस में से निकला है, ए में से निकला है। तो अगर तो हमारे पास x की खसूसियत जो है, मतलब एक करेक्टरिस्टिक्स, अगर एक्स सेट की अगर करेक्टरिस्टिक जो है वो ए सेट से बिलोंग करती होगी ना, तो वो हम वहां पर क्या लिखा जाएगा, 1, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स सेट में करेक्टरिस्टिक्स मतलब x क्या है, एक करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स ए के एलिमेंट होगी, मतलब ए में होगी, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, और अगर हमारे पास वो करेक्टरिस्टिक्स ए के अंदर मौजूद नहीं होगी तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। बस आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास एक्स जो है वो एलिमेंट है ए का, तो हमारे पास क्या होती है, वैल्यू 1, और अगर हमारे पास एक्स एलिमेंट ए का नहीं है तो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 0। ये हमने अच्छी तरह से याद करना है, पेपर में मस्ट पूछा जाता है इसके अबाउट, ठीक है, एमसीक्यूज में। आगे कुछ प्रूफ हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद करने हैं, प्रूफ पेपर में नहीं आते, एज यू नो दैट, शुरू से मैं कहती हूँ कि प्रूफ पेपर में नहीं आते, हमने उनका सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, उसका एक रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। रिजल्ट पूछा जाता है पेपर में, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एक काई ए यूनियन बी है ना, उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, काई ए डॉट काई बी। जो इंटरसेक्शन होता है उसका क्या आता है, काई ए प्लस काई बी माइनस काई डॉट ए काई डॉट बी, ठीक है। क्या आता है, काई ए प्लस काई बी माइनस काई ए डॉट काई बी। तो ए काई ए एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 माइनस काई ए इंटू एक्स, इसके बराबर होता है, ठीक है। या रिजल्ट इस तरह से याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है इन रिजल्ट्स पे। प्रूफ नहीं करना है, आगे चलते हैं, मजीद आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ना हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। एच हमारे पास ट्रांजिटिव है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका कंसेप्ट दोबारा से बताती हूँ कि रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या होता है। रिफ्लेक्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास एक सेट लिया जाता हो और दोनों के डोमेन और को डोमेन, मतलब कि डोमेन और रेंज दोनों का सेम हो, मतलब कि एक्स और एक्स जो है वो आपस में बराबर हो, ठीक है। ओके, आगे सिमेट्रिक फंक्शन था, हाँ एक मिनट क्या था, हाँ जी, सिमेट्रिक फंक्शन था। तो जी हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक है, जिस तरह से कि हमारे पास एक फंक्शन है 1 1, ए फंक्शन है, क्या वो ए 1 1 को बिलोंग कर रहा है, 2 2 के साथ जॉइन है और 3 3 के साथ जॉइन है। इसी तरह 1 3 के साथ है, 1 3 1 के साथ और 2 2 के साथ है। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जी सिमेट्रिक है क्योंकि इसके अंदर जो है प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है
1 to 1 की भी और ऑन टू की भी, क्योंकि हमारे पास 1 to 1 में क्या होता था कि कोई भी x का एलिमेंट जो है वो बाकी नहीं बचना चाहिए, और वो ऑन टू में क्या होता था कि y का जो एलिमेंट मतलब जो दूसरा सेट है उसका कोई एलिमेंट बाकी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अब h जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कैसे है? इफ एंड ओनली इफ के जो a h है, a h b b h c, ठीक है। किस तरह से कि ट्रांजिटिव क्या होता था कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती थी ट्रांजिटिव की, a b b c और आगे a c हमारे पास होता था। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है 2 और c हमारे पास क्या है 3। अब देखते हैं क्या हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अच्छा, ये 1 2 तो बना हुआ है ना। अब आगे b और c क्या है हमारे पास 2 और 3 है, तो क्या 2 और 3 की प्रॉपर्टी होल्ड करे, तो यहाँ पर 2 और 3 भी आ गया है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास 1 और 3 आना चाहिए था, तो हमारे पास क्या 1 और 3 आ रहा है, मतलब 3 1 आ रहा है, तो हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव है, मतलब ऑन टू फंक्शन भी है एंड ओनली इफ इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन भी है। ये बस कंसेप्ट मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवाया और कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं, ये डेफिनेशंस हैं, ये पेपर में आ जाती होती हैं, एमसीक्यूज में आ जाती होती हैं, शॉर्ट में भी कभी कभार पूछा जाता है, तो ये आपने छोड़नी नहीं है, आपने मस्ट करनी है कि फाइनाइट सेट क्या होता है हमारे पास, वो सेट जो काउंटेबल हो, काउंटेबल सॉरी, जो लातदाद ना हो, एक मखसूस उसकी मुद्दत सी हो, एक मखसूस उसकी तादाद हो। जैसे कि आई हैव 4 पेंसिल्स, तो ये हमारे पास 4 क्या है, फाइनाइट सेट, मतलब पेंसिल्स का सेट क्या हो जाता है, फाइनाइट सेट हो जाता है, ठीक है। एक गली में कितने मकान हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट ही है। और पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, ये भी एक फाइनाइट सेट ही बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि वो सेट जिसको हम जो इनफाइनाइट हो, जो लामहदूद हो, जैसे कि आसमान पर सितारे कितने हैं, ठीक है, ज़मीन पर चूंटियाँ कितनी हैं, तो ये सब क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट सेट्स बन जाते हैं। अब कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी वो का होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक सेट के एलिमेंट्स की तादाद को हम कार्डिनलिटी कहते हैं। ये आपने अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लेना है, ये पेपर में पूछा जाता है, एमसीक्यूज आ जाएगा आपको, ठीक है। ये वाला कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट को हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है काउंटेबल सेट। अ सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट क्या है कि काउंटेबल हो, काउंटेबल से मुराद है कि आपके पास एक सेट हो इंटीजर्स का, और इंटीजर्स के साथ अगर एक पॉजिटिव लगा दिया जाए ना, तो ये काउंटेबल सेट बन जाता है। कैसे? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करना है, इंटीजर्स को काउंट करना है, और इनफाइनाइट इस लिहाज से है कि इंटीजर्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। if and only if it has the same cardinality as the set of positive integers z plus। क्योंकि आगे चलते हैं, आगे क्या रह गया है यहाँ का, ओके। a set is called countable। set countable तब कहा जाता है कि if and only if it is finite हो और countably infinite हो, ठीक है। a set that is not countable is called uncountable। उसको हम क्या कहते हैं, uncountable कहते हैं। finite इस लिहाज से कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव होंगे इंटीजर्स, और काउंटेबल इनफाइनाइट बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम जहां मर्जी तक उसको जहां मर्जी तक हम ले जाए इंटीजर्स को, लेकिन पॉजिटिव ही होने चाहिए, ठीक है। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है इनवर्स। हम पढ़ चुके हैं, ये वही रिपीट हो रहा है। इनवर्स ऑफ अ सेट क्या होता है कि एक सेट का एक इमेज का इनवर्स ले लेना, मतलब एरो को रिवर्स डायरेक्शन में, हमने तो ये देखा था ना कि एरोस को हमने रिवर्स डायरेक्शन में चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इमेज ऑफ अ सेट इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट क्या होता है। ओके, आगे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स को पढ़ लेते हैं। एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास इफ ए सबसेट है बी का, तो क्या होगा, इफ देन फंक्शन ए सबसेट फंक्शन बी। अगर फंक्शन ए यूनियन बी है तो फंक्शन ए यूनियन फंक्शन बी। अगर फंक्शन ए इंटरसेक्शन बी है तो फंक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और सबसेट है फंक्शन इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। अगर फंक्शन ए माइनस बी मतलब के डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारे पास जो इफ एफ माइनस ए सबसेट है, ठीक है, एफ फंक्शन ए का माइनस फंक्शन बी का, तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है कि अगर हमारे पास फंक्शन, अगर हमारे पास सी सबसेट है डी का, तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन सी होगा फंक्शन फंक्शन इनवर्स सी सबसेट होगा फंक्शन इनवर्स डी का। अगर हमारे पास फंक्शन इनवर्स इंटू सी यूनियन डी है, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर होगा, फंक्शन इनवर्स सी
यूनियन फंक्शन इनवर्स डी, ये प्रूफ कुछ भी नहीं करने वाला, ना समझाने वाला, ये आपने अच्छी तरह एज इट याद करना है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर आई थिंक सो 18 भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।